आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 37 में आप सभी का वापस से स्वागत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक्स के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन। तो ध्यान दीजिए, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का हो गया भैया? दो प्रकार का। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का हो गया। नंबर एक, श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। और नंबर दो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अरे बात समझ में? तो नंबर एक, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। नंबर दो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब हम बारी बारी से दोनों संयोजनों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप ध्यान देंगे इस टाइम। नंबर एक, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखिए बच्चों, अब इसकी एक लॉजिकल सी या एक नॉर्मल सी परिभाषा बनती है संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की। और वो क्या बनती है कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आपके पास क्या परिभाषा होगी? आप कहोगे कि सर संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, संयोजित हो या जुड़ी हुई हो। तो क्या परिभाषा बन रही है भाई? संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्र की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, संयोजित हो या जुड़ी हुई हो। संधारित्रों का ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको और भी आगे कुछ पढ़ाने से पहले इसकी और थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा, आफ्टर ऑल। अब हम देखते हैं, ध्यान रखना, अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर हम बात करें श्रेणीक्रम संयोजन की, तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सीरीज में अगर कोई भी संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्र अगर श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं तो केवल उन पर उपस्थित आवेश का मान ही एक समान रहता है, जबकि उनकी धारिता और उनका विभव दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि जितने भी संधारित्र होंगे उन पर आवेश तो सेम रहेगा, बट उनकी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंट, ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे हम। अब तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे? तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए मैंने कोई भी तीन संधारित्र लिए हैं यूज़ में, और मैंने माना है कि भाई कोई तीन संधारित्र हैं जो आपस में श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। माना जाता है कि इन तीनों संधारित्रों की जो धारिता है वो क्रम से C1, C2 एवं C3 है। इनकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान V1, V2 एवं V3 है, जबकि इन तीनों संधारित्रों के प्लेट पर एक समान आवेश Q उपस्थित है। ठीक है, और मानते हैं कि ये तीनों संधारित्र एक V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। तो आप देखिएगा, ये बैटरी का साइन मार्क होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला डंडा नेगेटिव, और धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अब धारा की ज़्यादा जानकारी आपको अगले चैप्टरों में दी जाएगी। तो बेटा ये तीन संधारित्र हैं, ये एक B वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। कैसे? यहाँ पर प्लस Q चार्ज, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अकॉर्डिंग अवर डेफिनेशंस वी विल से दैट नाउ। हम देखते हैं कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो देखना बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ रही है कि नहीं, वापस से नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ रही है कि नहीं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब तीन संधारित्र हैं। प्रथम संधारित्र की धारिता C1,
द्वितीय की C2, तृतीय की C3 हो गई। पहले की प्लेटों के मिड का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो B1, सेकंड का B2 एंड थर्ड का कितना हो गया B3। और आप देख सकते हैं बेटा चार्ज इक्वल है कि नहीं, तीनों पे इक्वल है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, नॉर्मल सा इजी सा टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है। हम जानते हैं बेटा Q बराबर में क्या होता है CB। अब Q तो सब पर इक्वल है तो Q की वैल्यू तो हम चेंज करेंगे नहीं। चेंज क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। तो B का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो B बराबर में क्या निकल कर आएगा Q/C, ठीक है ना। तो मैं भी एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ और उस लैंग्वेज पर आप फोकस करेंगे। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा V1, वैल्यू निकालोगे तो Q/C1। अब Q1 मत लिख देना क्योंकि चार्ज तो सभी पर इक्वल ही है ना, तो V1 इस कस्टम कितना हो जाएगा Q/C1। इसी प्रकार अब आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा V2 बराबर में Q/C2। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा V3 इजिकल्स टू में Q/C3। हो गया भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, माना संयोजन का कुल विभवांतर कितना है V है, तो V बराबर में B1 प्लस B2 प्लस V3 हो गया। अब बेटा एक चीज देखिए, जब टोटल पोटेंशियल V है तो टोटल पोटेंशियल इस गस्टू में क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो कुल विभवांतर बटे में कुल आवेश बटे में कुल धारिता हो गई ना। तो B की जगह पर तो मैं रख दूंगा Q/C। ओके, B1 बराबर आपने निकाला ही है Q/C1, देख लीजिएगा यहां से, ठीक है। B2 बराबर आपने Q/C2, B3 बराबर आपने क्या निकाला है Q/C3। तो सभी का मान रख देंगे हम यहाँ पे। आप देख सकते हैं बेटा Q कॉमन आ रहा है, केवल RHS पार्ट में, LHS में से मत निकाल लेना क्योंकि बराबर है। तो Q/C Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q कैंसिल हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य धारिता का सूत्र क्या जाएगा 1/6 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया बेटा श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, जिसका सूत्र हमने ये निकाला है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। आगे बात करते हैं। यदि मान लिया जाए यहां पर तो जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है, कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है, इसमें मैंने केवल कितने संधारित्र लिए हैं 3। अगर आपसे कोई जो कहे कि इसमें n संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, तो n संधारित्रों की उपस्थिति में अगर आप श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आप देखिएगा। नोट, माना संयोजन में, और बात कर रहा हूं मैं श्रेणी क्रम की, ठीक है ना। माना संयोजन में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हुए हैं, माना संयोजन में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो बेटा क्या सीरीज बनेगी 1/C इक्वल्स टू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। हो गया। मैं मान लेता हूं, माना सभी संधारित्रों की धारिता को एक समान मान लूं मैं, तो C1 बराबर C2 बराबर डॉट 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 बराबर Cn बराबर C0।
सभी धारिता को मैंने कितने के बराबर मान लिया, सी नॉट। मैंने सी क्यों नहीं माना, क्योंकि तुल्यधारिता ऑलरेडी सी के बराबर चल रही है। सी मान लोगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। या हमारे मैंने कितना माना है, सी नॉट। तो ये जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, एन संधारित्र जुड़े हुए हैं, सभी धारिता को मैंने एक समान सी नॉट मान लिया। तो 1/c बराबर कितने संधारित्र बेटा, एन संधारित्र कनेक्टेड है ना, जिनकी सभी की धारिता को मैंने कितना माना है, एक समान माना है। तो कितने संधारित्र जुड़े हुए थे, एन, जिनकी धारिता को मैंने एक समान माना है 1/c नॉट। तो वैल्यूशन कितनी आ जाएगी, n/c नॉट। तो आप देखेंगे 1/c n/c नॉट के बराबर आ रहा है। तो अगर c निकालेंगे कितना आ जाएगा, c नॉट/n। आ गई है वैल्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नो। अब इसके कुछ लिमिटेशन आती हैं, वो लिमिटेशन आप ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की सीमाएं। सीमाएं क्या हैं, नॉर्मल सी चीज है, ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने केवल एक संधारित्र रखूंगा और उसी एक संधारित्र को में से मैं कई संधारित्र बनाऊंगा और उनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा। कैसे, ध्यान। ये एक संधारित्र है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज। ये एक संधारित्र हो गया। अब इसमें से मेरे को दो संधारित्र बनाने हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। और श्रेणीक्रम संयोजन की पहचान हमने क्या पढ़ी है कि संधारित्रों को एक ऐसा संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। तो बेटा मैंने क्या किया है, इस पूरे संधारित्र के मध्य यानी कि दोनों की जो मिड डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है कि नहीं। अब मैंने इसके मध्य बिंदु पर या मध्यस्थ दूरी पर, ये मध्यस्थ दूरी पर हो गई ना, तो ये डिस्टेंस d/2 होगी कि नहीं होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, d/2। इस दोनों प्लेटों के मध्य में यानी कि d/2 डिस्टेंस पर मैंने एक अनावेशित प्लेट रखी है, अनावेशित प्लेट रखी है। तो बेटा ये प्लेट इसके संपर्क में है क्या नहीं, प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसके आंतरिक सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा और बाह्य सतह पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, प्रेरण के द्वारा आवेशन का। अब आपको ये दो संधारित्र नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं कि नहीं। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इन दोनों संधारित्रों को मैंने पैरावैद्युत पदार्थ से भर दिया, इसको ये भर दिया और इसको ये भर दिया। दोनों की क्वालिटी अलग अलग दिखनी चाहिए, ठीक है ना। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो εr1, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना हो गया, εr2। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल a है उसकी स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मध्य की दूरी है ना वो कैसी हो रही है, आधी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज और। आपने देखा है कि इससे पहले मैंने आपको, इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब संधारित्र में पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो उस कंडीशन में मैंने आपको धारिता निकलवाई है कि नहीं। तो वही कंडीशन आ रही है कि नहीं है, पूर्ण रूप से भरी हुई वाली। तो सबसे पहले श्रेणीक्रम संयोजन से, श्रेणीक्रम संयोजन से बेटा श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। अब मेरे पास दो ही संधारित्र इसलिए मैंने दो ही ले लिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। तो 1/c = में एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, c1 c2। अब c2 + c1 लिख लो या c1 + c2 लिख लो, एक ही बात है। मैंने c1 + c2 लिख दिया। तो 1/c = इतना आ रहा है, तो c = में कितना आ जाएगा, c1 c2 / c1 + c2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी के समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं हम। वी नो दैट फॉर अटेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युत
पदार्थ की उपस्थिति में जो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है C इस में C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। होती है कि नहीं होती है? जहां पर C नॉट बराबर में होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये चीज मैंने निकलवाई आपको। अब आपको ये दो संधारित्र दिख रहे हैं क्या? नहीं। अब इस पहले संधारित्र की धारिता तो हो गई C1, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी हो गई? C2। अब दोनों के अलग अलग निकालेंगे, तो मैं आपसे निकाल रहा हूं प्रथम संधारित्र के लिए। प्रथम संधारित्र के लिए धारिता, ठीक है। तो प्रथम संधारित्र धारिता कितनी बन जाएगी? C1 इज इक्वल टू में, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट C नॉट का मान रख रहा हूं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन मिड डिस्टेंस d/2 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? अब d मत लिख देना क्योंकि दो बना दिया मैंने एक में से, आधी होगी ना डिस्टेंस, d/2 इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हुआ है? एप्सिलॉन R1। आगे बात समझ में? एप्सिलॉन R1 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो C1 इज इक्वल टू में 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इनटू एप्सिलॉन R1। अब आप जानते हो बेटा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d कितने का बराबर होता है? C नॉट। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? C1 बराबर में 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R1। आगे इसी प्रकार अब देखो, चाहो तो आप इसको बड़ा चढ़ा के लिख दो सेकंड का, नहीं अगर आपकी इच्छा करे तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? C2 बराबर में 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। सेम यही प्रोसेस तो होगा अप्लाई, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं C2 इज इक्वल टू में 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। लिख दिया भाई। अब कॉम्बिनेशंस आपके सामने है ये, और वो कॉम्बिनेशंस क्या है कि भाई C इज इक्वल टू C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दें, C इज इक्वल टू में ये ना मेजर फंक्शन, अब मैं C1 C2 का मान इसमें रख रहा हूं, ठीक है। C1 कहां है? ये रहा 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू C2। C2 की जगह पर भी क्या रखूंगा मैं? 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 डिवाइड बाई, नीचे आ जाइएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 और 2c नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। आगे देखते हैं क्या वैल्यूशंस क्रिएट होती है। तो देखिए बच्चों, C इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 4, C नॉट इंटू C नॉट स्क्वायर, 4c नॉट स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है? एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2। नीचे से देखो बेटा 2c नॉट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 2c नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 2, तो आपके पास क्या आ जाएगी तुलधारिता? 2c नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। तो ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशंस, कैपेसिटर के श्रेणी क्रम संयोजन की सीमाएं। ये है मेरा खुद का तरीका, ये है मेरा खुद का तरीका। अब लिमिटेशंस जो आपके बुक में दे रखी हैं उसका भी एक बार मैं पैटर्न बता देता हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा, तुम भी क्या याद रखोगे। तो एक बार इस पर आप गौर फरमा लीजिए, हैज इट इज। आ रही बात समझ में? अब आपके जो बुक में उसने एग्जाम्पल दे रखा है ना लिमिटेशन का, अब मैं वो आपके सामने बना रहा हूं, तो आप उसको भी देखिएगा एक बार। तो देखिए, अकॉर्डिंग योर बुक मेरे पास ये संधारित्र हो गया, ठीक है। अब पहले यहां प्लेट रखी मैंने कहा सर ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, एंड
देयर टोटल मिड डिस्टेंस इज स्मॉल डी। ठीक है, कितनी हो गई टोटल? डी। इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव। आपने अनावेशित प्लेट रखी कि नहीं? प्रेरण के द्वारा आवेशन होगा माइनस प्लस। ठीक है, अब एक अन्य प्लेट और ले आइएगा आप, ये भी अनावेशित ही है, वापस से प्रेरण के द्वारा आवेशन होगा माइनस प्लस। जरा देखना बेटा, 3 संधारित्र बन रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 बन गए 3। तीनों के तीनों कौन से क्रम में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही हैं? अब आपके जो बुक वाले भाई साहब हैं उसने, अब मैंने क्या किया देखो, ये लीजिए, इनके अंदर ये पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया। भर दिया, और इसकी मोटाई मान ली मैंने T1, इसकी मोटाई मान ली मैंने T2। एक बार थोड़ा दोबारा से देख लें, T1, इसकी मान ली मैंने T2, और इसकी मैंने कितनी मान ली? T3 मान ली। अब हम निकाल सकते हैं कैसे? अब 3 कैपेसिटर हैं, तो 1/C इज टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब चलो कोई नहीं, 1/C, वो एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या जाएगा? हैं? छोड़ो, डायरेक्टली मान रख लेना आप। अब मैं एक एक का मान निकाल के आपको बता देता हूं। C1, ठीक है, C0 इंटू एप्सिलॉन R1। अब आप देख सकते हैं C1, C2, C3 बन गई धारिता। ठीक है भाई, अब इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन R3। पहले का मान निकाल के बता रहा हूं बस आपको। ठीक है, पहले का मान तो C1 इज टू में C0 इंटू एप्सिलॉन R1, और वास्तविकता में आप जानते हो C0 इज टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। या अब C1 इज टू में ये वैल्यू आ रही है, तो C0 की जगह पर मैं रखूंगा ए एप्सिलॉन। मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर संधारित्र जुड़ा है तो उसके एरिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल मिड डिस्टेंस पर, मध्य की दूरी पर। तो बेटा पहले के संधारित्र के मध्य की दूरी T1 है क्या? नहीं। ठीक है, इनटू एप्सिलॉन R1 बन गया। दूसरा C2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल T2 बन गया मिड डिस्टेंस इनटू एप्सिलॉन R2। थर्ड C3 इज टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3 इंटू एप्सिलॉन R3। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप इनको ना यहां से छोटा मत करो, आप डायरेक्टली इस पूरी सीरीज में मान रखो। कैसे रखोगे? 1/C इज टू में 1/C1। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T2 इंटू एप्सिलॉन R2 प्लस 1/a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3 इंटू एप्सिलॉन R3। ठीक है भाई, T1 T2 T3 अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा 1/C। ठीक है, T1 ए एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस T2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। ठीक है, T3 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R3। आ रही बात समझ में बेटा? अब देखिएगा 1/C। अब यार काय को होम्योपैथिक मेहनत करवाओ थम। 1/a एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में काय बचेगा? T1 अपॉन एप्सिलॉन R1
प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ये 1 अपॉन सी के बराबर आ रहा है। सी निकालोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यूशन कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ से आप लिखोगे 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया, इनसाइड क्या बचेगा, T अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ये वैल्यू 1 अपॉन सी के बराबर आ रही है। अब सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो बटे में एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, T अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए यहां से ये आपका कॉम्बिनेशन निकल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो अगला आता है समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान दें भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या होता था कि विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में कनेक्टेड होती थी। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या परिभाषा बताओगे समांतर क्रम संयोजन की, कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े हुए सभी संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, संयोजित होती हैं। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ रही हैं, और समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ रही हैं। आ रही एक बात नहीं आ रही है समझ में, आ रही है ना? तो देखो भाई, अब यह कैसे तुम लिखोगे, जैसे कि मैंने कुछ आपको अलग से एक चीज बताई थी, तो अब मैं 2 ग्रुप बांट रहा हूं। अब उन दोनों ग्रुपों में एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। मैंने आपको बताया था बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में कनेक्टेड होती हैं, परिभाषा बनती है, और समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जुड़ेंगी। मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में केवल आवेश का मान समान होता है, जबकि धारिता और विभव विभवांतर दोनों का मान कैसा होता है, अलग अलग। तो सीरीज में चार्ज इक्वल रहेगा, धारिता और विभव दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग। अब बात करो समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या बनी कि एक ऐसा संयोजन संधारित्रों का जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ किसी एक बिंदु पर कनेक्टेड होती हैं, तो समान ध्रुवता वाली प्लेटें हो गई ना। अब जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान एक समान होता है ना बेटा, ठीक उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में प्लेटों के मध्य का विभवांतर का मान कैसा होता है, एक समान। ठीक है, जबकि धारिता अलग होती है, और धारिता अलग होने के साथ साथ किसका मान भी अलग होता है, आवेश का मान भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यही चीज अगर आपके दिमाग में है तो आपको इस कॉम्बिनेशंस को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं से याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों कॉम्बिनेशंस का मैंने जो आपको अंतर यहां पर क्लियर किया है आपके समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है सर, श्रेणी क्रम संयोजन में विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें जुड़ेंगी, समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुवता वाली प्लेटें। श्रेणी क्रम संयोजन में सर जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान एक समान होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य का विभवांतर का एक मान समान होता है। सर श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता और विभवांतर अलग अलग होते हैं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारिता और आवेश का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन निकाल के आपको बता देता हूं। तो हमारी लैंग्वेज बनेगी सर, माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं। ये तीनों संधारित्र एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। माना जाता है कि इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान कैपिटल V है, जबकि इन तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2, C3 एवं आवेश का मान क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 है। ओके, तो मैं अब इसका कॉम्बिनेशन आपके सामने बना रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। It's called as initial point A and final point B. Okay, this is the first capacitor.
ठीक है, हो गए ना। पॉजिटिव पॉजिटिव वाली प्लेटें एक साथ पॉइंट ए पर कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव वाली प्लेटें एक साथ एक बिंदु पर कनेक्टेड है। तो समांतर क्रम संयोजन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी कितनी हो जाएगी C3। यहाँ पर चार्ज Q1 उपस्थित है, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q3 है। और आपको मैंने अभी बताया ही था कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधाय जुड़े होते हैं सभी की प्लेटों के मध्य का विभवांतर कैसा होता है बेटा? एक समान। ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पर ये बैटरी का साइन मार्क आपको पता है, जो धारा बहती है वो सदैव प्लस से माइनस की ओर बहती है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।